चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा फोकस उस 120 साल पुराने सोर्स मटेरियल को डिकोड करना है जो पंजाब और कनाडा के बीच के इस ऐतिहासिक माइग्रेशन कनेक्शन को समझाता है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से आंकड़े नहीं देखेंगे, बल्कि उस पूरी यात्रा को समझेंगे जिसने आज की इस जियोपॉलिटिकल हकीकत को आकार दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार इन 6 अहम पड़ावों पर नजर डालते हैं। पहले 6 सेटलर्स से लेकर कोमागाटा मारू की घटना, फिर कनाडाई राजनीति में इनका उभार, 1980 के दशक की माइग्रेशन वेव, चरमपंथ का मुद्दा और अंत में पंजाब की आज की आर्थिक सच्चाई। हर एक ऐतिहासिक दौर ने आज की वास्तविकता को सीधे तौर पर गढ़ा है। तो बस एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला हिस्सा, द फर्स्ट 6 सेटलर्स। इस पूरी कहानी की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, ये समझने के लिए एक बेहद चौंकाने वाले डेमोग्राफिक आंकड़े से शुरुआत करनी होगी। तो इस आंकड़े पर एक नज़र डालते हैं। भारत की कुल आबादी में सिखों का हिस्सा करीब 1.72% है, राइट? लेकिन कनाडा की कुल आबादी में ये बढ़कर 2.1% हो जाता है। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ये सच में एक बहुत ही बड़ा और अहम डेटा पॉइंट है। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि आज के समय में इस स्पेसिफिक माइग्रेशन को समझना जियोपॉलिटिकली कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। इस सब की शुरुआत होती है साल 1897 में। हुआ यूं था कि मेजर केसूर सिंह के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट वैंकूवर से होकर गुजरी थी, रानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली के सिलसिले में। वहां की आज़ादी और मौकों को देखकर उन्होंने वापस लौट के अपनी कम्युनिटी को बताया, और बस वहीं से एक लेबर माइग्रेशन शुरू हो गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। जो लोग कम पैसों में वहां मेहनत मजदूरी कर रहे थे, उन्हें स्थानीय लोगों से भारी विरोध झेलना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि 1907 में वैंकूवर में दंगे भड़क गए, और इसी दबाव में आकर 1908 में कनाडियन अथॉरिटीज ने एंट्री फीस को सीधे $200 कर दिया और कंटिन्यूअस जर्नी यानी बिना रुके यात्रा करने का एक बेहद सख्त कानून लागू कर दिया। दूसरा हिस्सा, द कोमागाटा मारू इंसिडेंट। इन्हीं सख्त और भेदभावपूर्ण कनाडाई कानूनों ने आव्रजन के इतिहास में सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक को जन्म दिया। बात है 1914 की। गुरदित सिंह नाम के एक बिजनेसमैन ने इन कानूनों को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने हांगकांग से कोमागाटा मारू नाम का एक पूरा जहाज किराए पर लिया, जिसमें 376 भारतीय यात्री थे। लेकिन जब ये जहाज कनाडा पहुंचा तो महीनों तक इसे वहीं रोक कर रखा गया। बिलीव इट और नॉट, सिर्फ 23 लोगों को एंट्री मिली, बाकी सभी को वापस भेज दिया गया। और जब ये जहाज थक हारकर वापस कैलकाटा पहुंचा तो वहां ब्रिटिश अधिकारियों के साथ टकराव में गोलीबारी हुई, जिसमें लगभग 40 लोगों की जान चली गई। ये ट्रेजेडी इतनी गहरी थी कि हाल ही में कनाडाई सरकार को इसके लिए आधिकारिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी। इस दुखद घटना और उत्तरी अमेरिका में हो रहे भेदभाव ने बाहर बसे भारतीयों को पूरी तरह एकजुट कर दिया। गदर न्यूज़पेपर की 1913 की इन पंक्तियों पर गौर करना जरूरी है। नौकरी, मौत, इनाम, शहादत, पेंशन, आज़ादी, मैदान, भारत। लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइंस हैं ये। इसने साफ कर दिया था कि कैसे विदेश में हो रहे भेदभाव ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ने के लिए गदर आंदोलन जैसी एक नई आग पैदा की। तीसरा हिस्सा, कनाडाई राजनीति में उभार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में कहानी बिल्कुल पलट जाती है, जब एक हाशिए पर रहने वाला लेबर ग्रुप एक संगठित पॉलिटिकल पावर हाउस बन गया। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कनाडाई मल्टी पार्टी नॉमिनेशन सिस्टम काम कैसे करता है। वहाँ टिकट ऐसे ही नहीं मिल जाता। उसके लिए सबसे पहले भारी संख्या में नागरिकों के हस्ताक्षर जुटाने होते हैं। फिर पार्टी का नेता कौन बनेगा, ये तय करने के लिए पार्टी के नए और पुराने मेंबर्स वोट करते हैं। अब चूंकि ये 2% की सिख डेमोग्राफी गुरुद्वारों और कम्युनिटी के जरिए एक दूसरे से बहुत क्लोजली जुड़ी हुई है, तो वे भारी संख्या में नए सदस्य रजिस्टर करते हैं और एन ब्लॉक यानी एक साथ थोक में वोट डालते हैं। यही वजह है कि वे वहां की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। और इस एकजुटता का सीधा नतीजा इस 1 नंबर 18 से साफ झलकता है। आज कनाडा की 388 संसदीय सीटों में से 18 पर सिख सांसद मौजूद हैं। जरा तुलना कीजिए, भारत की 543 सीटों में सिर्फ 13 सिख सांसद हैं। ये ग्रासरूट स्तर पर उनके शानदार राजनीतिक संगठन का एक अचूक प्रमाण है। चौथा हिस्सा, 1980 के दशक का माइग्रेशन। अब आते हैं 1980 के उस दर्दनाक और अशांत दौर पर।
हमारा उद्देश्य बिना किसी पक्षपात के उन घटनाओं का तथ्यात्मक विश्लेषण करना है जिन्होंने गुस्से से भरी एक बहुत बड़ी शरणार्थी लहर को जन्म दिया। तो फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और उसके तुरंत बाद भड़के भयानक दिल्ली दंगों और टकरावों में 20,000 से अधिक जाने गई। इस पूरे दौर में जो न्याय न मिलने की गहरी निराशा और गुस्सा था, उसने राष्ट्रवादी भावनाओं को बदल दिया और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर उत्तरी अमेरिका में शरण लेने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त की हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर आबादी के इन आंकड़ों में साफ दिखता है। 1971 में जहां कनाडा में सिख आबादी करीब 35,000 थी, 1981 में ये बढ़कर 67,000 हो गई। लेकिन 1991 आते-आते पंजाब के बिगड़े हालातों के कारण ये आंकड़ा 1.5 लाख यानी 1,50,000 को भी पार कर गया। माइग्रेशन का ये उछाल एकदम मैसिव था। पांचवा हिस्सा, चरमपंथ और डायस्पोरा। इस बड़े माइग्रेशन के बाद एक ऐसी लकीर खींचने की जरूरत है जो बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। शांति की तलाश में गए प्रवासियों और चरमपंथी तत्वों के बीच का अंतर। देखिए, 1984 के बाद कनाडा में बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे कुछ चरमपंथी समूह एक्टिव हो गए थे, जिनका नेतृत्व तलविंदर सिंह परमार कर रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा सरकार को बार बार बहुत ही स्पष्ट इनपुट दिए थे कि ये समूह विदेशी जमीन का इस्तेमाल करके किसी हिंसक हमले की योजना बना रहे हैं। लेकिन उन चेतावनियों के बावजूद वे अपनी साजिश रचने में कामयाब रहे। और उस खुफिया नाकामी का परिणाम थी ये दर्दनाक संख्या 329। 23 जून 1985 को चरमपंथियों द्वारा एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में बम धमाका किया गया, जिसमें 329 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। अंतर्राष्ट्रीय विमानन के इतिहास में ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन सोर्स मटेरियल एक बात दृढ़ता से स्पष्ट करता है, बहुसंख्यक सिख प्रवासियों का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, नौकरी और अपने परिवार का भरण पोषण करना है। अलगाववादी चरमपंथ केवल एक बहुत ही छोटे, अलग थलग पड़े फ्रिंज समूह द्वारा चलाया जा रहा है। एक आम इंसान जो लोन लेकर पढ़ने गया है, उसका इससे कोई वास्ता नहीं। दुर्भाग्य से इन आम सिखों को बिना वजह दोनों तरफ से अनुचित उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। एक तरफ चरमपंथी उन्हें निशाना बनाते हैं, तो दूसरी तरफ गलत जानकारी रखने वाले लोग उन पर सवाल उठाते हैं। छठा हिस्सा, पंजाब की आधुनिक आर्थिक स्थिति। इतिहास और राजनीति से निकलकर अब हम वर्तमान की ओर लौटते हैं। आखिर आज के समय में पंजाब का युवा इतनी बेताबी से राज्य क्यों छोड़ना चाहता है? अब जो अगली डिटेल सामने आती है वो सच में दिलचस्प है। एक समय था जब ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति ने पंजाब को भारत का सबसे अमीर राज्य बना दिया था। पूरे देश के कुल अनाज उत्पादन में अकेले पंजाब 38% गेहूं और 29% चावल का योगदान दे रहा था। वो निर्विवाद रूप से भारत का फूड बोल बन चुका था। लेकिन हकीकत थोड़ी अलग थी। असल में यही हरित क्रांति एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दो धारी तलवार निकली। गेहूं और चावल जैसी ज्यादा पानी पीने वाली फसलों पर इतना फोकस हुआ कि ग्राउंड वाटर लेवल पाताल में चला गया और मिट्टी की क्वालिटी खराब हो गई। और सबसे बड़ी गलती, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई ही नहीं किया गया। जब पूरा देश आईटी सेक्टर की तरफ भाग रहा था, यहां उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। नतीजा, आज पंजाब पर 2.92 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। इस भारी गिरावट से उस आर्थिक निराशा को समझा जा सकता है। एक वक्त पर जो कृषि विकास दर 5% के पीक पर थी, वो आज गिरकर केवल 1.6% रह गई है। यही वजह है कि आज का बेरोजगार पंजाबी युवा विदेश जाने को किसी राजनीतिक बयान के रूप में नहीं देखता। एब्सोल्युटली नॉट। ये सिर्फ और सिर्फ एक सख्त आर्थिक मजबूरी और हताशा है। तो इन सब चीज़ों को एक साथ देखकर अंत में एक बड़ा सवाल जहन में आता है। जब किसी राज्य की नींव उसकी अपनी ही ऐतिहासिक सफलता के बोझ तले दरकने लगे, तो क्या इस आधुनिक माइग्रेशन को अपना घर छोड़ने का नाम दिया जाए या सिर्फ अपना अस्तित्व बचाए रखने की एक बुनियादी जद्दोजहद? मुझे उम्मीद है कि इस 120 साल के इतिहास और डेटा ने इस पूरी जियोपॉलिटिकल तस्वीर को थोड़ा और साफ जरूर किया होगा। इसी विचार के साथ ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।